हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट एग्जाम 2016 में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया था, तो उसके तहत इन्होंने सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की और पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, देखिए बच्चे जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी वैयक्तिक जो भिन्नताएं होती हैं अलग अलग प्रकार के, तो उससे निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना उचित है। तो फर्स्ट है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। देखिए, जो शिक्षण है, आकलन है, उसी के समान और मानक तरीके हों इससे निपटने के लिए। ऐसा कोई मानक तरीका नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अंकों के आधार पर उनको अलग नहीं करना है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। देखिए, आकलन असेसमेंट, बच्चों का आकलन करना है, ये उद्देश्यपूर्ण कब होगा। फर्स्ट है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बिल्कुल नहीं, भय और तनाव नहीं देना है बच्चों को। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो हाँ, देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त होना चाहिए। आकलन जब करें उनको फीडबैक देना चाहिए और शिक्षकों को भी मिलना चाहिए और विद्यार्थियों को भी, कि उन्होंने कितना सीखा है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। देखिए, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी। सत्तावादी, बिल्कुल नहीं। अधिनायकीय, ये भी नहीं होगा। अनुपतिपरक, ये भी नहीं होगा। और है सुविधादाता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, जो शिक्षक होता है ये एक सुविधादाता है, बच्चों के लिए सुविधा प्रोवाइड करा सकता है। ये बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधादाता, डी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। विविध कक्षा में, देखिए अनुसंधान सुझाते हैं, रिसर्च सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, इसके आगे का है ये, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं। देखिए, जहाँ पर एकमात्र आ जाता है वो कुछ ऑप्शन जो होता है वो रॉन्ग ही होता है, गलत होता है। के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, ऐसा तो है नहीं, के साथ संबंधित नहीं मानी चाहिए। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है? ये कथन देखिए, कई प्रकार के बच्चे आते हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ, उनके बैकग्राउंड अलग होते हैं, तो उस सभी प्रकार के बच्चे हैं कक्षा में। विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव जो होते हैं, उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं को बढ़ाती है। ये कथन कैसा है देखते हैं। फर्स्ट है, गलत है, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ये नहीं है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये राइट आंसर है इसका, क्योंकि ये सही है, क्योंकि
हर एक बच्चे में अलग खूबी होती है, अलग कौशल होता है और बच्चे आपस में उसे देख के सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुनने में असमर्थ बच्चा। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए है ये। फर्स्ट है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऐसा नहीं है, वो भी नियमित विद्यालय में जा सकता है। नेक्स्ट है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जहाँ पर भी केवल आ जाता है वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो जी हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि वो नियमित विद्यालय में ही बहुत कुछ कर सकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी है ये। ऑप्शन है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो हाँ देखिए, जब बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है तो उसके सामने अगर अधिक चुनौतीपूर्ण चीज़ें नहीं आती हैं, गतिविधियां नहीं होती हैं, तो वह उस क्लास से ऊबने लगता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। देखिए एक शिक्षिका है, प्राथमिक कक्षा में वो लर्निंग को कैसे बढ़ा सकती है, कैसे अच्छे से सिखा सकती है बच्चों को। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऐसा नहीं है, हर उपलब्धि के लिए पुरस्कार नहीं दे सकते। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित देकर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए अगर तीनों ऑप्शन अगर पॉजिटिव हों तो उसमें से हमें बेस्ट से बेस्ट चुनना होता है, और इसमें जो ऑप्शन है डी, ये बेस्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करना है, उसको रिलेट करके पढ़ाना है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जीवन के साथ उसको संबंधित कर देंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चों के बारे में दिए हैं ये कथन, देखते हैं कौन से सही हैं। फर्स्ट है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं वो। बच्चे समस्या समाधान करता है। हाँ, तो बच्चे समस्या का समाधान कर सकते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। हाँ, ये भी सही है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। हाँ, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा तीसरा चौथा किस में है? बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ये भी गलत है, याद करना छोटे बच्चों को नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उदाहरण दे के पढ़ाना उन्हें, और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये वर्ड बहुत पॉजिटिव है इसमें, प्रोत्साहित करना बच्चे को। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। देखिए फर्स्ट है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो जी हाँ, ये देखिए ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वहाँ ज़्यादा सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वह
वहाँ पर उन्हें लगे कि वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? पढ़ते हैं, परिवार और पड़ोस। देखिए परिवार तो हो नहीं सकता गुण, क्योंकि समाजीकरण का मुख्य सबसे पहला जो होता है पहला वाहक होता है वो परिवार ही होता है। परिवार से ही सीखता है बच्चा सबसे पहले, तो ये नहीं होगा। विद्यालय और पड़ोस हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, निकटतम परिवार के सदस्य हैं ये, तो ये नहीं हो सकता। परिवार, इसमें भी परिवार आ गया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार जो होता है मुख्य होता है। तो इसमें देखिए जहाँ आपको सभी पॉजिटिव लगें तो उसमें आपको बेस्ट आंसर चुनना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है इन्होंने। संतुलन, ये नहीं होगा। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तो ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो सामाजिक सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तो वो बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी के अनुसार पूछा है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये एक सेंटेंस दिया है, इसके अनुसार हमें आंसर चुनना है। दंड, आज्ञाकारिता, अनुकूलन, देखिए दंड की बात कोई आई नहीं है, ये नहीं होगा। सामाजिक संकुचन, अनुकूलन, ये भी नहीं होगा। संकुचन सामाजिक। नेक्स्ट है अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आप ईमानदार हैं तो बच्चा ईमानदार है, माता पिता भी आप पर गर्व करेंगे। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो वे एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के गुण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फर्स्ट है ऑप्शन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। नेक्स्ट ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो देखिए इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है ये ए ही है। देखिए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, देखिए जो खोजबीन होती है वो बच्चे स्वयं करते हैं, और जो स्वयं की जाती हैं चीज़ें वो बेस्ट होती हैं, बच्चा उनसे ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, फर्स्ट ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है। तो हाँ देखिए यहाँ पर भी खोज आ गया और इसको प्रोत्साहन दे रहा है शिक्षक, तो वो अधिगम को और सुगम बना रहा है, लर्निंग को और अच्छा बना रहा है, जिससे बच्चे इजी वे में सीख सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, देखिए हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने बोला था कि 7 टाइप, हर व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसके अनुसार पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को 8 तरीकों से पढ़ाया जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब एक तरीके से नहीं सीख रहा है बच्चा तो दूसरे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उसको तीसरे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, 8 तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि, केवल आ गया, देखिए इसमें केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैयक्तिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा।
इसमें बोल रहा है ये, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से, मतलब कि एक विधि से बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसको दूसरी विधि से सिखाना चाहिए। वैकल्पिक विधियों से, 2-3 विधियों से एक साथ सिखाना चाहिए। बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 5 साल की लड़की है और टी शर्ट को तय करते हुए वो खुद से बात कर रही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ये गलत है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। तो हाँ, देखिए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए जब बच्चा अपने आप से बात करता है कोई काम करते हुए तो जीन पियाजे ने इसको अहम केंद्रित भाषा कहा है, ईगोसेंट्रिक भाषा, और लेव वाइगोत्स्की ने इसकी व्याख्या की है निजी भाषा, निजी या वैयक्तिक भाषा बोला है इसको। देखिए ये कई बार क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें पहले भी एक क्वेश्चन किया था हमने इससे, उसमें लेव वाइगोत्स्की का दिया था सिर्फ कि निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? देखिए कोई शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से कैसे उत्प्रेरित कर सकती है कि बच्चा खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके। ये नहीं होगा, बच्चे में चिंता डर पैदा बिल्कुल नहीं करना है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तो ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। देखिए बी से भी बेस्ट है ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें लक्ष्य निर्धारित करना है बच्चे को और उसमें निपुणता पाने के लिए बच्चे की मदद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन है इसके सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो देखिए ये बहुत पॉजिटिव आंसर लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रटकर याद करने, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रटकर याद करना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, दंडात्मक उपायों का भी प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। देखिए अच्छे अंक लाना ये कोई सही नहीं होता है कि अच्छे अंक ला दिए बच्चा रट कर अच्छे अंक ले आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। देखिए क्यूरियोसिटी आए उसके अंदर और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? देखिए प्रभावशाली विद्यालय, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो देखिए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, और इन सब में जो सबसे बेस्ट आंसर है ये देखिए व्यक्ति सापेक्ष अधिगम है। कि व्यक्ति सापेक्ष मतलब कि एक दूसरे के साथ सीखना, एक दूसरे से सीखना, ये हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए सिरह पदाभिमुख दिशा दे रखा है, ये यहाँ से देखिए साफ दिखाई दे रहा है। सिर में मतलब सिर से पद की ओर, पदाभिमुख पद की ओर जो सिद्धांत है
ये किस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित करता है? तो ये देखिए सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसी को बोलते हैं सिर पदाभिमुख सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये देखिए कई बार सीटेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये जो संवेदनशील समय होता है भाषा सीखने के लिए बच्चे का, ये प्रारंभिक बचपन का समय होता है। प्रारंभिक बचपन का समय 2 से लेके 7 वर्ष का होता है। इसी में बच्चा सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। और जो जन्म से लेके 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है इसको शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।